हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर चांसी सर आपको स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजन दलसिंसराय पर। तो बच्चे, आप लोगों के डिमांड पर मैंने टॉपिक का सीरीज स्टार्ट किया है और इस टॉपिक के सीरीज में आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, फैराडे का नियम। हर एक साल बिहार बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हो तो आपका 5 नंबर पक्का है। इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत सारे से एमसीक्यू भी आते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है, आप देख पा रहे हो, टॉपिक है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे महोदय ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियमों को दिया था। आज के इस लेक्चर में हम उन दोनों नियमों को कवर करेंगे, दोनों नियमों को पढ़ेंगे, सीखेंगे आखिरकार फैराडे साहब ने क्या नियम दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, फैराडे के वैद्युत अपघटन से संबंधित नियम है। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि विद्युत अपघटन क्या है। तो जब किसी बर्तन में आप क्या करते हो, 2 इलेक्ट्रोडों को लगाते हो, 2 इलेक्ट्रोड को लगाकर उसे व्यवस्थित करते हो और उसमें किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन को डाल करके जब इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो आयनों में टूट जाते हैं। और इस प्रकार विद्युत अपघट्य का आयनों में टूटना वैद्युत अपघटन कहलाता है। और विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में होती है, जिस सेल में होती है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैराडे के प्रथम नियम को जानेंगे। ये हमारे फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है। फैराडे के प्रथम नियम क्या है, फैराडे महोदय ने क्या बतलाया था, आइए सीखते हैं, समझते हैं और अच्छे तरीके से इसे करते हैं। फैराडे महोदय ने बतलाया था, विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा शेल में प्रवाहित आवेश शेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो बच्चे, यदि आपसे पूछा जाता है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है तो आप बताएंगे विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, अर्थात इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आप जैसा कि जानते हो, सेल में प्रवाहित आवेश को आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, फिजिक्स में पढ़ते होगे। और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, सपोज करो कि WM, कुछ भी यूज कर लो। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, समानुपाती होता है। आपने देखा, तो इट मींस ये जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, अर्थात ये जो W है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल में प्रवाहित होने वाला आवेश। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। यानी W Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी W Q के समानुपाती है।
अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आवेश क्या होता है? विद्युत धारा, और टी समय, दोनों का गुणनफल होता है। ये बात को आपने फिजिक्स वाले टीचर ने आपको सिखाया होगा, समझाया होगा, और आपने भी पढ़ा होगा। तो W इज इक्वल टू सॉरी Q इज इक्वल टू आई टी। अब क्या करते हैं, आपने सीखा, आपने सीखा W इज W तो आप इस Q के जगह पे आपने क्या देखा, W समानुपाती Q। तो आप इस Q के जगह पे क्या कर सकते हो, Q के जगह पे IT लिख सकते हो। Q इज इक्वल टू होता है IT। तो आप यहीं से देख लो, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। ये I इंटू टी। अब आप जानते हो बच्चे, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पे जो एक कांस्टेंट लगाएंगे, W इज इक्वल टू Z। यहां पे जो कांस्टेंट आया है वो Z इंटू आई और इंटू टी, Z इंटू आई टी। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गया है, W इज इक्वल टू Z आई टी। जहां आप ये कहोगे Z जो है वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जहां Z ये क्या है बच्चे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z जो है बच्चे वो हमारा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आपके पास क्या इक्वेशन निकल के आया है, W इज इक्वल टू Z आई टी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि बताइए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो आप बताओगे फैराडे का प्रथम नियम, आपके ऑप्शन में ये दिए रहेंगे, W इज इक्वल टू Z आई टी। आपने देखा Z क्या है बच्चे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। हमारा जो Z है वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो बच्चे कभी कभी आप देखते होंगे कि इधर बिहार बोर्ड क्वेश्चन की संख्या 2 गुना कर दिया गया है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे W इज इक्वल टू Z आई टी ना दे करके आपको लिखा हुआ मिलेगा M इज इक्वल टू Z सी टी। ऐसा भी ऑप्शन में देख सकते हो आप। और ऐसा ऑप्शन मिले तो ये मत सोचना कि मेरा ऑप्शन गलत है। बेटा मैंने यहां पे माना है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को W, एग्जामिनर ने माना है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को M। हमने माना है वैद्युत अपघट के विलयन में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको I, और एग्जामिनर ने माना है वैद्युत अपघट के विलयन में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो C। टाइम तो है ही। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यहां से जो आपको निकल के आया है W इज इक्वल टू Z आई टी। अब एक चीज देखेंगे, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, IT के प्लेस पे अगर मैं Q लिखूं तो क्या निकल के आता है, आपको निकल के आता है W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Z, और ये जो IT है, IT के जगह पे हम Q लिख सकते हैं। IT के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q। तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। और यदि Q बराबर 1 कूलाम, यदि हमने मान लिया कि वैद्युत अपघट के विलयन में 1 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने क्या मान लिया, जो हमारे पास विद्युत अपघटनी शेल है उस सेल में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि 1 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही होगी तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहां से ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, W इज इक्वल टू Z, और Q का वैल्यू कितना दे देंगे, 1 कूलाम इंटू 1। यानी आपके पास एक नया इक्वेशन और निकल के आ गया, W इज इक्वल टू Z। W इज इक्वल टू Z। W क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, और Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो अभी अभी आपने
समीकरण निकलते हुए देखा था, W इज इक्वल टू Z। W जो है वो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है और Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो आप कह सकते हो यदि किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन से 1 कूलाम की आवेश प्रवाहित हो रही हो तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है उसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या बोला हमने, मैंने कहा यदि किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन से विद्युत अपघट्ट के विलयन से विद्युत अपघट्ट के विलयन से 1 कूलाम्ब की धारा 1 कूलाम्ब की धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। बच्चे इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने कई एक बार पूछा है। आपसे पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। इसे मैं हाईलाइटेड कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो आप जवाब देंगे यदि किसी विद्युत अपघटनी शेल में 1 कूलाम्ब की आवेश को प्रवाहित किया जाए तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को क्या कहा हमने यहाँ पे, W, वो किसके इक्वल होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो बच्चे ये आपके फैराडे के फर्स्ट लॉ थे और यहां पर फैराडे का फर्स्ट लॉ आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेंगे फैराडे के सेकेंड नियम की। फैराडे के सेकेंड नियम की बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है। बच्चे फैराडे महोदय ने बतलाया यदि आप विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट का विलयन लेते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन लिया हमने और इस बर्तन में हमने NaCl का वैद्युत अपघट्ट लिया। किसका वैद्युत अपघट्ट लिया, NaCl का वैद्युत अपघट्ट लिया। और एक दूसरा बर्तन लिया और इस दूसरे बर्तन में हमने KCl का वैद्युत अपघट्ट का विलयन लिया। और हमने एक तीसरा बर्तन लिया और इस तीसरे बर्तन में हमने CaCl2 का विलयन लिया। तो मैंने क्या किया, आप देख पा रहे हो कि अलग अलग तरह के वैद्युत अपघट्ट को अलग अलग बर्तनों में लिया और वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, विद्युत अपघटन की क्रिया के लिए उस बर्तन के अंदर 2 इलेक्ट्रोडों को व्यवस्थित करेंगे। तो अगर मैं यहां पे 2 इलेक्ट्रोडों को लगा दूं, ये लो बच्चे मैंने 2 इलेक्ट्रोडों को लगा दिया। ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड है। उसी तरह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड होगा। नहीं, उसी तरह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया कैथोड। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि सर ये बतलाना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि फैराडे का जो सेकंड नियम है वो तुलनात्मक अध्ययन है। 2 वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होते हैं या इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ इकट्ठे होते हैं, उन इकट्ठे हुए पदार्थों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन फैराडे का सेकंड लॉ बतलाता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। जब आपको पता है, जब इसको सेल से या बैटरी से इसके अंदर आप धारा को प्रवाहित करेंगे
जब इसके अंदर आप धारा को प्रवाहित करेंगे तो आपका जो NaCl का वैद्युत अपघट्ट है ये टूटेगा Na सोडियम आयन में और Cl माइनस क्लोराइड आयन में। तो यहां से Na प्लस आयन प्राप्त होंगे और Cl माइनस के आयन प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से इसमें भी प्राप्त होंगे प्लस माइनस आयन और उसमें भी उसी तरह से अगले विलयन में भी प्राप्त होगी आपको धन आयन और ऋण आयन। तो इस प्रकार ये जो आपके सोडियम आयन है ये इसका जो मूवमेंट होगा ये जो होगा कैथोड प्लेट की ओर होगा और क्लोराइड आयन जो है इसका मूवमेंट जो होगा एनोड प्लेट की ओर होगा। और आखिरकार क्या होगा, धीरे धीरे सोडियम आयन आकर के यहां पर इकट्ठा शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये जो आपका जो इलेक्ट्रोड है कैथोड वाला इलेक्ट्रोड इस पर जमा होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जैसे Cl आके जमा होगा तो और इस पे एनोड पे पोटेशियम आके जमा होगा, इस पे पोटेशियम आके इकट्ठा होगा, इस पे पोटेशियम और इस पे पोटेशियम आके इकट्ठा होगा और इस पे आके आपका क्लोरीन इकट्ठा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है इसी मात्रा के बारे में हमें तुलनात्मक अध्ययन फैराडे का सेकंड लॉ बतलाता है। तो आखिरकार चलते हैं कि फैराडे का सेकंड लॉ है क्या, तो उसको देखते हैं कि फैराडे का हमारा सेकंड लॉ है क्या। सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर लूं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ का। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फैराडे के सेकंड लॉ की बात करेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, तो जो ये फैराडे का द्वितीय नियम है वो क्या है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में अपघट्यों के विलयन में जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय के लिए समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा आपको मैंने बताया था मुक्त होने वाले, जमा होने वाले, इकट्ठा होने वाले, एकत्रित होने वाले, जो कहना है कहो आप, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, लो मैंने लिख दिया उस पदार्थ की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, W से। मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। चलो तो मैंने क्या बताया, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, जब विभिन्न वैद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ने जो W है वो उसके तुल्यांकी भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। और या फिर कह सकते हो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, आप लिख सकते हो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी देखा था आपने फैराडे के फर्स्ट लॉ में, Z के समानुपाती होता है। इट मींस आप कह सकते हो, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लूं मैं, आप कह सकते हो W जो होता है ना वो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू E, उसके तुल्यांकी भार का। यानी W क्या है यहाँ पे जो W है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, और E क्या है, E उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है ना। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E पहले विलयन के लिए ले लिया, और यदि हम बात कर ले दूसरे विलयन के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन पे है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E फर्स्ट कंडीशन पे है, फर्स्ट विलयन के लिए है, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। आपने देखा था मैंने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट के विलयनों को लिया था, NaCl KCl, तो फर्स्ट कंडीशन है इसलिए मैंने 1 लगा दिया। सेकंड वैद्युत अपघट के विलयन के लिए देखे तो यही होगा, W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके तुल्यांकी भार के। सेकंड कंडीशन पे या सेकंड विलयन के लिए तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। आपको मैंने पहले ही बतलाया है कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट के विलयनों का तुल्यात्मक अध्ययन है। तो ये पहले विलयन की स्थिति में, या कह सकते हो पहले केस में, और ये दूसरे केस में, 2 केस को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चे यहां से W1 समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा E1, और यहां से भी क्या आ जाएगा, W2 समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K और E2। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन समीकरण जो है आपका जो है इक्वेशन जो निकल के आया है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग दे देते हैं, समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड। तो कैसे, आपको तो पता ही होगा, और मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब ऐसी बात नहीं है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता नहीं होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ और बायो दोनों वाले बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों बच्चे क्लास करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन की क्लास हो या फिर ऑनलाइन की क्लास हो। तो चलिए, तो मैं बात कर लूं इक्वेशन फर्स्ट, LHS में LHS से डिवाइड करेंगे, RHS में RHS से। तो LHS जो आपका है W1, और इसका जो LHS है वो है W2, और इसका जो RHS है K इंटू E1, और इसका जो RHS है K इंटू E2। तो आप देख पा रहे हो K से K कैंसिल हो गया, यानी कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब कहोगे सर ये क्या निकल के आया, बेटा ये व्यंजक निकल के आ गया, और इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। W1 क्या है, पहले वैद्युत अपघट के विलयन में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो है W1। W2 क्या है, दूसरे वैद्युत अपघटन की क्रिया जो विद्युत अपघटनी सेल में हो रहे थे, उस वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा था। E1 क्या था, E1 जो है पहले वैद्युत अपघट के विलयन के लिए तुल्यांकी भार था, और ये जो है तुल्यांकी भार था, और E2 जो है वो सेकंड वैद्युत अपघट के विलयन में जो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, उस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा इकट्ठा हो रहा था उसका ये तुल्यांकी भार है। यानी आपको यहां से एक व्यंजक मिल गया, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो बच्चे, तो आप ये कह सकते हो यहां से एक बात और आपके समझ में आ गई होगी, वो बात यह है जो मैं आपको अभी बतलाने वाला हूं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा फैराडे का प्रथम नियम, याद होगा आपको, जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। फैराडे का प्रथम नियम क्या पढ़ाया था बच्चे, जरा देखो, मैंने यहां लाया था W इज इक्वल टू ZIT। देखो W इज इक्वल टू ZIT, इसका यूज करेंगे हम फैराडे के सेकंड लॉ पे। तो आइए बच्चे आप लोग भी जान रहे होंगे, मैं अभी अभी ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट ही किया हूं, तो मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी है, चीजों को सीखने में समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और इसके कारण कभी किसी तरह का कोई इश्यूज दिख रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप हमारे बच्चे हैं तो आप इसको समझते ही होंगे, क्योंकि आप भी माँ के गर्भ से कोई कुछ सीख के नहीं आता है। मैं भी जब जन्म लिया, आप भी जब जन्म लिए, तो सारा चीज यहाँ माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद ही इसी इन्वायरमेंट में, इसी पर्यावरण में रहकर सीखा है, समझा है, और जितना मैं सीख पाया हूं प्रयास करूंगा उससे और ज्यादा बेहतर आपको मैं दे सकूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो बच्चे फैराडे के फर्स्ट लॉ से आपने क्या देखा था, W इज इक्वल टू ZIT। ये कहां से आया बच्चे, आप सभी को पता है फैराडे के प्रथम नियम से।
आप समझने के लिए यहां पे लिख सकते हो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ से। ये बात जो आई है वो फैराडे के प्रथम नियम से आई है, ये बात आपको पता है। तो चलिए मैं इसको मैंने माना था समीकरण फर्स्ट, इसको माना था समीकरण सेकेंड, और इसको मान लेता हूं समीकरण थर्ड। अब क्या करता हूं, समीकरण थर्ड में W का वैल्यू पुट करता हूं। W की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ZIT। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहोगे सर यहाँ पे 1 लगा हुआ है। अबे बच्चों मैंने आपको बताया पहले कंडीशन, दूसरे कंडीशन, तीसरे कंडीशन। ये पहले कंडीशन के लिए लिए इसलिए 1, और ये दूसरे कंडीशन के लिए लिए है इसलिए 2 लगा हुआ है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चे आप यहां से डाल सकते हो इसकी वैल्यू को। W की जगह पे क्या लिख सकते हो, ZIT। और कंडीशन फर्स्ट के लिए है 1 अप्लाई कर दो, और अपॉन ये W2 है, W2 के लिए क्या लिख सकते हो, ZIT ही लिखेंगे, लेकिन ये कंडीशन सेकेंड के लिए है तो यहां पे कर लेते हैं 2। अब देखोगे फिर आप कहोगे सर कि आपने तो यहां पे 1 और 2 कर दिया पहले और दूसरे कंडीशन के लिए, आपने ही बताया पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है, तो फिर आपने यहां पे 1 और 2 क्यों नहीं किया, यहां पे 1 और यहां पे फिर 2 क्यों नहीं किया। तो बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो मैंने क्या बताया था आपको, वैद्युत अपघट्ट के विलयन में समान धारा समान समय के लिए, धारा का मान समान है और समय का भी मान समान है। तो आप ही बता दो प्यारे, अगर मैं I और T के वैल्यू को चेंज कर दूं तो क्या धारा का मान और समय का मान समान रहेगा, नहीं रहेगा। तो फैराडे का ना लॉ होके, ये फैराडे का नियम ना होके ये फिर चांसी बाबा का नियम हो जाएगा। तो फैराडे के लॉ को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फैराडे के नियम को देखते हैं। फैराडे का नियम क्या था, W इज इक्वल टू ZIT। इसलिए मैंने यहां पे 1 और 2 चेंज क्यों नहीं किया, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो बच्चे बताओ, ये तो LHS का कंडीशन था। अब हम देखते हैं हमारे पास RHS का क्या कंडीशन है। तो RHS का कंडीशन है E1 अपॉन E2। आप गौर से देखो, ये भी आपका IT और ये भी IT, ये दोनों तो बलि का बकरा बन गया। अब इधर से क्या बचा आपका, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो बेटा ज्यादा परेशान जो करते हैं वो इसी तरह से बलि के बकरे क्या होते हैं, बन जाते हैं ना। बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, आखिरकार एक दिन तो उसको कसाई के हाथ जाना ही है। आप भी होशियार हो, समझ रहे होगे। चलिए बच्चों, तो यहां से निकल के आया Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो बच्चे यहां से एक बात सीखने को और मिलेगा आपको। ये तो फैराडे का लॉ हो गया, लेकिन यहां से एक बात और सीखना है। क्या सीखना है, Z1 अपॉन Z2 कह रहा है E1 अपॉन E2 के बराबर है। इट मींस आप कह सकते हो कि Z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, E का, या आप कह सकते हो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, Z का। बच्चे इसे याद रखेंगे। Z इट मींस विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती है, या आप कह लो तुल्यांकी भार जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। तो बच्चे तो आपको ये देख रहे हो कि Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो ये था आपके फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। आप यहां से एक रिलेशन और भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक रिलेशन को और भी देख सकते हो। अगर देखना चाहते हो तो मैं उसे दिखा भी सकता हूं। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यानी एक बार कह रहा है W1 अपॉन W2 किसके इक्वल है, E1 अपॉन E2 के इक्वल है। और फिर कह रहा है यहां पे E1 अपॉन E2 किसके इक्वल है, Z1 अपॉन Z2 के इक्वल है। अगर इसको मान ले, इसको मैंने माना था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर हो गया ना, फर्स्ट में समझ रहे हो ना बेटा, फर्स्ट, हाँ ऐसा नहीं कि फिर आप समझदार हो। अब देखो अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि W1 अपॉन W2, देखो यहां से W1 अपॉन W2 किसके इक्वल है, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। और E1 अपॉन E2 किसके इक्वल है, Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2। तो ये सब याद रखेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल बनाने में काफी हेल्पफुल होंगे। यहां से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो बच्चे
जी आपने देखा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z और आपने देखा Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो बच्चे आपने यहां से देखा A is directly proportional to Z। A is directly proportional to Z, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है बताओ बच्चे, क्या स्पष्ट होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको आप ई कहते हो वही तुल्यांकी भार के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हो किसी तत्व का किसी तत्व का किसी तत्व का किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। चलिए, तो यही थे आपके फैराडे के सेकंड लॉ। लेकिन एक बात और सीख लेते हैं हम लोग बच्चे, आप एक नोट हेडिंग लगा लेंगे, नोट में कुछ बात सीखते हैं। अभी आपने देखा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, यानी E Z के समानुपाती है। A इक्वल टू, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो F इंटू Z। A इज इक्वल टू F इंटू Z, यानी कि FZ। अब कहोगे सर F क्या है? बच्चे यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जहां F जो है, F को आप कहते हो 1 फैराडे। और पता है इस बार भी बिहार बोर्ड ने इसका क्वेश्चन पूछा था, या फिर उसने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कुलाम्ब के बराबर होता है। कितने कुलाम्ब के बराबर होता है? 96,500 कुलाम्ब के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक फैराडे कितने कुलाम्ब के बराबर होता है, तो आप जवाब दोगे 96,500 कुलाम्ब के बराबर होता है। अगर थोड़ा सा और भी आप देखना चाहते हो तो मैं बता दूं, थोड़ा सा और अगर एक्सप्रेस कर दूं मैं, एक फैराडे बराबर क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और बच्चे आप सभी आप आसानी से जानते हो कि 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। आपको बताया गया होगा, मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया गया होगा, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। तो अर्थात उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना का होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। तो अगर आप इस दोनों को कैलकुलेशन करोगे, पावर देख लो, 10⁻23 और 10⁻�9 है, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो इसका कैलकुलेशन आएगा 96,488.4। और ये आप कहोगे सर आपने तो बताया था एक फैराडे 96,500 के बराबर होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आता है वो आता है 96,488.4। इसी को वैज्ञानिकों ने अप्रॉक्सीमेट माना है 96,500 कूलम्ब। तो अगर आपके ऑप्शन, वैसे ऑप्शन में यही दिया जाता है 96,500 कूलम्ब। एक फैराडे कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम्ब लिखो, कूलम्ब के बराबर होता है। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, और वो मैसेज यह है कि 11वीं का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है।